दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 9 बजे की कक्षा में, जिसमें हम आज एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन को कवर करता है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ हम ब्रह्मांड को, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ब्रह्मांड होगा और आज हम ब्रह्मांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, बी ए शंकर काली, राहुल गुप्ता, ओम सर, प्रभाकर जी, गोविंद सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन को एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, अदरवाइज आप अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिग वियर का उदाहरण है, मतलब बिग वियर किसका उदाहरण है। ठीक है, बिग वियर किसका उदाहरण है। मेरा एक सवाल है वैशाली मैम से। मैम आप प्लीज़ रोइएगा मत, आप सिर्फ ये बताइए कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी, है ना, किसने की थी। ये आ गया है यूपी लोअर पीछे 2015 में, जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में राकेश जी आप ये बताइए कि सुपरनोवा क्या है। जल्दी बताओ सब लोग, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा नक्षत्र मंडल का। क्या होगा हमारे पास, बिग वियर किसका उदाहरण है, एक नक्षत्र मंडल का, तारों के समूह का उदाहरण है हमारा बिग वियर। जैसे सप्तऋषि मंडल आपने सुना होगा, जब 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं, है ना, तो वो सप्तऋषि मंडल या अर्सा मेजर कहते हैं, अर्सा मेजर भी उसे कहते हैं। ठीक है, तारा किसे कहते हैं, वे खगोलीय पिंड जो कि चमकते रहते हैं, है ना, जिनका अपना खुद का स्वयं प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, एक तारा ही तो है। सूर्य क्या है, एक सूर्य हमारे पास तारा है। वे खगोलीय पिंड जो कि, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, आसमान में जो भी आपको दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ये सब सभी क्या हैं, ये खगोलीय पिंड हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य हमारे पास क्या है, सूर्य एक तारा है। यदि मैं बात करूं कि सौर परिवार किसे कहते हैं, है ना, तो हमारे पास सूर्य, ग्रह, उपग्रह मिल करके एक जिस परिवार का निर्माण करते हैं उसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसमें सूर्य एक मुखिया होता है ना। कैप्लन ने इसके बारे में अच्छे से समझाया है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास नक्षत्र मंडल। शून्य की खोज किसने किया था, शून्य की खोज भारतीयों ने किया था। किसने किया था, भारतीयों ने, है ना, भारतीयों ने शून्य की खोज किया था। ठीक है, और सबसे पहले आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला था। आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना निकाला था, 22/7 या 3.1416। ठीक है, इस तरह से। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक डेड स्टार है, एक मृत प्राय तारा है। ये बात पेपर में आ चुका है यूपी पीसीएस में। सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है। आई होप क्लियर हुआ। आगे चलें, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बताएंगी पिंकी मैम, आप बताइए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है ना। जो भारत है, विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, तो याद रखना कितना है, 2.42%। कितना, 2.42%, है ना। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो याद रखना 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आसमान में वे सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्का पिंड, है ना, असंख्य छोटे छोटे चट्टान, वो सभी क्या है, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह उन खगोलीय पिंड जो कि आकार में बड़े होते हैं, जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वे ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी किस सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होती है। क्लियर हुआ। तारा किसे कहते हैं,
वे बहुत बड़े आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ऊर्जा होता है, वे ऊर्जा लगातार उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है हमारे पास, सूर्य एक तारा है। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। और सूरज में जो लगातार जो ऊर्जा बनी है वो किसकी वजह से बनी है, नाभिकीय संलयन की वजह से। और नाभिकीय विखंडन की वजह से क्या होता है, बम होता है ना। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है, तो जैसे यहाँ पे सूरज जी हो गए, तो क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। आपको पता होगा कि 2006 में यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये भी प्रश्न में आ चुका है कि यम को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया, 52 ग्रह में कब डाल दिया गया, तो 2006 में। क्यों विदित जी, राकेश जी, आप लोग को समझ में आ रहा है? राहुल जी जल्दी बताएं, यहाँ तक कंफर्म हुआ है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इनमें से हमारी एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। आई होप आगे चलें। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी एक लगभग गोलाकार है ना। एक बात याद रखना, गोलाकार बोले तो पेपर में पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी ध्रुवों पे, इसे क्या कहते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुव। इसे क्या कहते हैं, ध्रुव। ये होता है नॉर्थ ध्रुव, ये होता है हमारे पास साउथ ध्रुव। तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। एक बात याद रखना, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ये वर्ड याद रखना, चपटी है। और विषुवत रेखा पे, ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है ना, विषुवत रेखा पर क्या है, थोड़ा सा उभरी है। ये पेपर में आ चुका है, ये बात याद रखना। विषुवत रेखा पे, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पे थोड़ी सी उभरी है और ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। और यह पृथ्वी का जो उभार है वो पृथ्वी के गति के कारण होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, विषुवत रेखा पे पृथ्वी थोड़ी सी उभरी हुई है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगली बात हम करेंगे, तो जो पृथ्वी है हमारे पास, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को यदि हम बीचों बीच से ऐसे बांट देंगे तो ऊपर वाले को कहते हैं हम ऊपर वाले क्या कहेंगे, हम अक्षांश कहेंगे, है ना। जैसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जब हम कोई ऐसे लाइन खींच दें और इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिला के ऐसे ऐसे मिलाते रहें, ये तो इसे हम क्या कहते हैं, जो कर्व करती हुई रेखा होगी, एक वृत्ताकार जो रेखा होगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं इसे, देशांतर। तो ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम देशांतर कहते हैं। और जो अक्षांश होता है पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, एक होता है हमारे पास उत्तरी गोलार्ध और एक होता है हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम पूर्व गोलार्ध की पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं, जरा बताओ कि ये पूर्व गोलार्ध है हमारे पास, इधर पूर्व से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होगा, आकार घटेगा या बढ़ेगा, बताओ जरा। भैया वृत्त है, गोला है, 360 डिग्री, हमेशा हर जगह क्या होगा, एक समान रहेगा, रिमेन्स द सेम। लेकिन यही प्रश्न पूछा गया होता कि अक्षांशों की यदि हम बात करें विषुवत रेखा से, जहाँ से हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुवों की तरफ या दक्षिण ध्रुवों पर जाते समय अक्षांशों की लंबाई क्या होती है, तो आपका जवाब होगा अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाने पे घटती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पर क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? आई होप बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर रिपीट करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जल्दी बताओ सब लोग, है ना, सब लोग जल्दी बताओ। इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता था, बता दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विषु के दिन मतलब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं किस रेखा पर। देखो एक बात हमेशा रखना, जैसे हमारे पास ये पृथ्वी हो गई, है ना, तो ये होता है हमारे पास ये 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, इसे कहते हैं हम मकर रेखा।
ये होता है हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसे कहते हैं हम कर्क रेखा। जो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे कौन कौन से राज्य, प्रश्न में कई बार आ चुका है यूपीएससी में भी, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास 66.5 डिग्री, ये होता है 66.5 डिग्री, तो इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के जो क्षेत्र है, वहाँ के जो जलवायु को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। विषुव जब होता है हमारे पास तो सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ती हैं, मकर रेखा पर विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। विषुव का मतलब होता है इक्विनॉक्स, जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, मतलब 0 डिग्री यहाँ पे पड़ती हैं। जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, दिन और रात की जो अवधि होगी क्या होगी, बराबर होगी। दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी, और है ना, दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ये दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी, 21 मार्च और बताओ 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, और 23 सितंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमन इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है और दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को हम क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं, बसंत कहते हैं, और 23 सितंबर को हम शरद विषुव कहते हैं। या क्योंकि अब 23 सितंबर के बाद आपका धीरे धीरे ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, ठीक है। भारत के अक्षांश और देशांतर की स्थिति बताइए, जरा बताओ भारत के अक्षांश और देशांतर की स्थिति। तो देखो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश जैसे ये हो गया, तो अक्षांश वो होगा जो पृथ्वी को, अक्षांश मतलब क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। देशांतर क्या होगा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो ये रेखाएं क्या होंगी, देशांतर होंगी, है ना, देशांतर, ठीक। तो अब स्थिति बताओ, जो भारत की जो स्थिति हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है ना, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, है ना, ये हमारे पास अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। अक्षांश हमारे पास, अक्षांश रेखाएं ये होती हैं। अक्षांश क्या होगा हमारे पास कि 68 डिग्री, जरा बताओ अक्षांश क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश लेकर के ये हो जाएगा हमारे पास 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ठीक है। तो यहाँ तक कंफर्म हुआ, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं इंदिरा काल, क्या कहते हैं, इंदिरा काल। और ये किस राज्य में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, ये है हमारे पास, जरा बताओ ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ है हमारे पास, अंडमान निकोबार में, है ना। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, तो भारत के पश्चिमी बिंदु को हम क्या कहते हैं, गुहार मोती, क्या कहते हैं इसे, गुहार मोती। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहता है, किबथू, क्या कहा जाता है, किबथू। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलें। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखो पृथ्वी की हमारे पास क्या होती हैं, आप सबको समझ में आ रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो पृथ्वी की पहली बात तो 2 गतियाँ होती हैं, है ना। कभी हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, आप देख लेना प्लीज़। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जब भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो होता है हमारे पास पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब हमारे पास यदि सपोज करो ये पृथ्वी है और 23.5 डिग्री पे यदि झुकी हुई है तो एक गति करेगी कहाँ से,
है ना, पश्चिम से कहाँ पे, पूरब में, है ना, पश्चिम से पूरब क्या करेगी, गति करेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। और पृथ्वी के गति करने के कारण ही दिन रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसलिए दिन और रात की जो अवधि है उसमें अंतर देखने को आपको मिलता है। लेकिन जब इक्विनॉक्स होता है, जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तो दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। और यह होता है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। 21 मार्च को हम बसंत विषु कहते हैं और 23 सितंबर को हम शरद विषु कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? देखो ये सवाल है हमारे पास, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परिभ्रमण, या इसे कहते हैं हम परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। इनको समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि अपने ही अक्ष पे जो पृथ्वी झुकी है इसी पे घूर्णन करना। इसी पे यदि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो होगा परिभ्रमण, मतलब घूमना, केवल घूमना। जैसे आप केवल घूम रहे हो, वो क्या कर रहे हो, परिभ्रमण कर रहे हो। लेकिन एक बार सोचो कि जब आप अपनी फ्रेंड को, है ना, मेरी साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान कर इसमें से जब 7 फेरे लोगे तो इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्रमण। मतलब एक चीज़ को साक्षी मान करके उसके चारों तरफ घूमने को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहेंगे। और अपने आप में ही घूमना ये परिभ्रमण कहलाता है। आई होप कंफर्म हुआ। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक तो वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, और एक तो वो जो अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ठीक है, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कंफर्म हुआ कि नहीं? एक बार फिर से, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, और अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं, है ना। सूर्य अपने स्थान पे फोकस पे रहता है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो ग्रह होते हैं वहीं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो होता है परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। घूर्णन नहीं होगा। घूर्णन क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना, कच्छी समतल ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होगा, ठीक है। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे क्या होते हैं? तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, जो बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिनमें खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, और वो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, लगातार उत्सर्जन करते हैं, और दूसरे ग्रहों को क्या करते हैं, प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे को हम ग्रह कहते हैं। लेकिन जिनके पास ऊष्मा नहीं होती, ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं। इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो बढ़ते हुए जो ग्रहों का क्रम है वो कितना है? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण, ठीक है ना। यहाँ तक कंफर्म हुआ, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ। आगे चलें, बताइए, यहाँ तक कंफर्म हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, यदि लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में दोपहर कितना होगा? जल्दी बताओ। तो आप यहाँ से एक नोट्स याद कर लेना कि ये हमारे पास होती है ग्रीन मेडिटेरियन टाइम, ये होता है हमारे पास IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो आपको पता होगा इस पर, यदि जो हमारे पास इंडियन, जो भारत है हमारे पास, वो 22.5 डिग्री दूर स्थित है GMT से। तो जब आपको कुछ चीज़ें याद रख लेना है, जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है ना, 1 डिग्री घूमने पे 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीन मेडिटेरियन टाइम से कितना आगे है? ये 5.5 घंटा आगे है। कहाँ? क्योंकि इधर जाता है तो हम प्लस करते हैं, इधर आता है तो हम माइनस करते हैं। तो 5.5 घंटा क्या है, आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यदि हमारे पास, एक बार सोचो कि यहाँ पे यदि 10 बजे हैं, यहाँ पे यदि 10 बजे हैं, तो
भारत में मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब भी होगा प्लस ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जब भी होगा इसका समय 10 से अधिक ही होगा। कितना अधिक होगा? 5 घंटे अधिक होगा। कितना होगा? 5.5 घंटे अधिक होगा। तो आप 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15:30 हो जाएगा, मतलब कि 3:30 क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3:30 PM। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, इस तरह से यदि हम एक सवाल पूछ दें आपसे, ये सवाल रहेगा पिंकी से। पिंकी मैम ज़रा बताना आप कि यदि हमारे पास GMT टाइम है, ग्रीमेटेरियन टाइम, यहाँ पे हमारे पास 0 है और हमारे पास ये है 10 डिग्री का है ना, 10 डिग्री हमारे पास एक रेखा हमने खींच दी। यहाँ पे मान लो कोई ए देश है। GMT में हमारे पास 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 AM हो रहा है। तो सवाल है कि ए का टाइम क्या होगा? ए का टाइम क्या होगा? तो हमने अभी बताया कि ये कितने डिग्री पे है? 10 डिग्री पे है। और जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। 4 मिनट हमारे पास इधर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो जब 4 मिनट हमारे पास प्लस करना पड़ेगा तो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में कितना? 10 × 4 तो कितना हो जाए? 10 चौका 40 मिनट, है ना, 40 मिनट। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास जो कंट्री ए है, यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा? यहाँ पे हो रहा होगा 9 बज के कितना? 9 बज के 40 मिनट। आई होप समझ में आया होगा पिंकी मैम। आगे चलें, ठीक है ना। इससे सवाल बनते हैं, हमेशा बनते आए हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना, ठीक है। चैनल को इग्नोर करना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करना। देखो फिर से सवाल आ गया। अच्छा, ये तो हमने कर लिया क्या? ठीक है। सौरमंडल का तीसरा ग्रह कहा जाता है? तो फिर से वही सीक्वेंस आप याद कर लेना कि कौन सा होगा। सीक्वेंस याद कर लीजिए, वही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर है क्या? अरुण और वरुण, ठीक है। पहले ए आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, अरुण वरुण, ठीक। तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो तीसरा कौन होगा? सॉरी, पृथ्वी यहाँ पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? तो ये घूमती है हमारे पास पश्चिम से कहाँ? पूरब, ठीक है। और पृथ्वी की बात करें तो अपने अक्ष पे कितना घूमी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और हमने क्या देखा? हमने ये भी देखा कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। एक होता है हमारे पास परिक्रमण, हमने बता दिया, वो 7 फेरे वाला। एक होता है हमारे पास परिभ्रमण। मंगल ग्रह के बाद पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? हमारे पास चंद्रमा। क्या है? चंदा मामा, है ना। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? फामोस और डीमोस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये भी पेपर में आ चुका है, आप समझ रहे हैं। आगे चलें। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका जल्दी बताओ। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? जल्दी बताओ। परिक्रमण या परिभ्रमण, ठीक है। जरा बताओ। जैसे हमारे पास एक सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और हमारे पास कक्षाएं हो गई, है ना। ये सब विभिन्न कक्षाएं हो गई। अब इन कक्षाओं में ये पृथ्वी है और एक छोटा सा चंद्रमा है ना। इसको हमने लिख दिया क्या? इसको हमने अर्थ लिख दिया, क्योंकि ये अर्थ है, ये मून लिख दिया। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है? जल्दी बताओ। तो जरा आप देखोगे कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, है ना। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। कौन सा? एक परिक्रमण, पहली बात तो अपने अक्ष पे घूम ही रही है साथ ही साथ में, है ना। और चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? क्या चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी कभी यहाँ पर होगी तो चंद्रमा यहाँ पर होगा, पृथ्वी कभी यहाँ पे होगी तो चंद्रमा यहाँ होगा, पृथ्वी कभी यहाँ पे होगी, चंद्रमा यहाँ होगा, पृथ्वी फिर यहाँ होगी तो चंद्रमा यहाँ होगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि सूर्य तो अपने स्थान पर ही है, चंद्रमा ही सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो ये क्या होगा? परिक्रमण होगा। क्या होगा इसका आंसर? परिक्रमण। आई होप विजय शंकर काली, वैशाली मैम, राहुल जी, आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि जब किसी एक को साक्षी मान करके आप उसके चारों तरफ घूमते हैं तो ये परिक्रमण कहलाता है।
जब आप स्वयं में बिना साक्षी माने ही घूम रहे होते हैं तो परिभ्रमण कहलाता है। आप किसी के पीछे जा रहे हैं, वो परिभ्रमण है। आप उसको साक्षी मान के उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो परिक्रमण है। कन्फर्म हुआ? ठीक है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, आप जल्दी बताओ भूमध्य रेखा, है ना। आपको 3 रेखाओं, ये बात तो याद रखनी है कि जब एक कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, एक भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, और एक मकर रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है? 0 डिग्री होती है। कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और मकर रेखा हमारे पास 23.5 डिग्री साउथ होता है। ये बात आप याद रखना। तो इन पर जो देश अवस्थित हैं, इनकी स्थिति को भी हमको याद करना होता है, पेपर में आता है, ठीक है। भूमध्य रेखा की बात करें तो कहाँ से नहीं गुजरता? दक्षिण अमेरिका से बिल्कुल गुजरता है, अफ्रीका से बिल्कुल गुजरता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इस अमेरिका से नहीं गुजरता। तो एक बात याद रखना कि भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है, एक जो दक्षिण अफ्रीका होता है ना, दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हो करके 3 रेखाएं, एक कर्क रेखा भी, एक भूमध्य रेखा भी, और एक मकर रेखा भी, 3 रेखाएं गुजरती हैं। तो प्रश्न में ये भी आ जाता है कि वो कौन सा जो महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आपका जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो इसकी बात करें तो पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? तो पृथ्वी की हमारे पास 2 गतियाँ होती हैं, एक परिक्रमण, दूसरा परिभ्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री पे झुकी है ना। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा नाम है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो आकाश में, जो अंतरिक्ष में असंख्य जो छोटे छोटे चट्टाने होते हैं, पिंड होते हैं, जो कि लगातार घूमते रहते हैं, जब वो पृथ्वी पे वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी गति और पृथ्वी की गर्म वायु के बीच में एक घर्षण उत्पन्न होता है। जब घर्षण उत्पन्न होता है तो जलने लगते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। यदि वो पृथ्वी पे गिर गए तो उसे उल्का पिंड कह रहे हैं। यदि वो जलकर ख़त्म हो गए तो उसे हम उल्का कहते हैं। नहीं समझ में आई बातें? सुनो, जिस तरह से ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, उल्का पिंड, असंख्य छोटे छोटे चट्टान जो हैं, ये चट्टान भी परिक्रमा कर रहे होते हैं। जब परिक्रमा करते करते जब ये असंख्य चट्टाने होते हैं, ये है ना, छोटे बड़े चट्टाने होते हैं, ये जब पृथ्वी की वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो जब घर्षण के मध्य आग लगने लग जाता है तो आपको लगता है कोई तारा टूट रहा है ना। वो आपने मूवी देखा होगा अजब प्रेम की गजब कहानी। तो कहा जाता है कि टूटता हुआ तारा को यदि आप देख लेते हो तो आप जिसको भी लाइक करते हो आपको मिल जाता है, ऐसा मूवी कहता है, मैं नहीं, ठीक है। ऐसी बात होती तो आज सभी लोग खुश रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टूटता हुआ तारा वो क्या है? उल्का पिंड है। जब वो पृथ्वी पे आके गिर जाता है तो वो उल्का पिंड कहलाता है। यदि वो टूटते हुए आया और वो चट्टान हवा के साथ घर्षण करते हुए पूरी तरह से जल के ख़त्म हो गया तो उसे हम उल्का कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के गोलाकार साक्ष्य होने के लिए उल्का पिंड का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य में, ठीक है। आगे बात करें, चीन और भारत के मध्य जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो चीन और भारत के मध्य में जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैक मोहन रेखा, है ना। इतनी पतली रेखा थी ना, भारत और चीन के बीच में इतनी पतली रेखा थी, बहुत पतली थी, मतलब क्या ही बताएं मैं, इतनी पतली थी। कितनी पतली? एकदम ऐसी इतनी पतली थी। ये क्या देखो एमएम में थी, एमएम से याद रखना, मैक मोहन रेखा। डुरंड किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। रेड क्लिफ मतलब ऐसी रेखा जो खून से सनी हुई है, खून से एक ही रेखा सनती है, वो क्या है बताओ? वो खून से एक ही रेखा सनती है, वो क्या है बताओ? वो है भारत और पाकिस्तान। भारत और
पाकिस्तान की जो रेखा है वहीं खून से सनी हुई नज़र आती है। ठीक, जो हमारे जो माटी के लाल होते हैं ना वहीं पे शहीद होते हैं, क्योंकि क्या करें, ठीक है ना, पाकिस्तान अपनी आदत से कभी सुधर ही नहीं सकता। ठीक, कितना भी कर लो लेकिन वो सुधर ही नहीं सकता। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। तो मैं एक साथ बता रहा हूँ, आप याद रखना, है ना। कोई ट्रिक नहीं, जो ट्रिक आप देखते हो ना लास्ट में वो भी नहीं याद रहता है ना। जो ट्रिक आप सोचते हो ना वो भी याद नहीं रहता। ठीक, ये हमारे पास भारत का नक्शा है छोटा सा, तो मैं इसको कर्क रेखा गुजार दूंगा। तो मान लो ये कर्क रेखा जा रही है, तो सीधे चाहे पूरब से पश्चिम बोले या फिर पश्चिम से पूरब बोले या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बोले, आप उसको सजा लेना। ठीक है ना, एक तरफ से याद करना। देखो, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बताओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारे पास राज्य है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 राज्यों से गुजरती है। तो एक बात और याद रखना, बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दो उपग्रह हैं किसके पास, ये है हमारे पास मंगल के पास, क्या नाम है, फामोस और डिमोस। 62 किसके पास है, 62 है शनि के पास, है ना। और 69 किसके पास है, ये है हमारे पास बृहस्पति के पास। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास। ठीक है ना, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे चलें। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, तो एक बात याद रखना, वहीं सूर्य के बाद क्या होता है ग्रह में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है। इसके नज़दीक में क्या है, इसके नज़दीक है हमारे पास शुक्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुक्र। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा सूर्य का परिक्रमण करता है। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। ठीक, ये लो, जल्दी बताओ आप सब लोग, जल्दी बताना। ठीक है, भौगोलिक, ये सब सभी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न छाड़ने लायक नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हमारे पास 7वां स्थान है। तो सवाल उठता है कि सर जब ये 7वां स्थान है तो बाकी 6 कौन कौन से हैं, तो ये हमारे पास रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है हमारे पास अमेरिका USA, फिर आता है हमारे पास चीन, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारे पास इंडिया। रूस, चाइना, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है बताओ। ए है 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। सबसे छोटा क्या है हमारे पास, गोवा। पुदुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्यों में फैला है, तो ये 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में फैला है। जरा कैसे देखो। और पुदुचेरी के कुल कितने ज़िले हैं, कुल 4 ज़िले हैं और 3 ज़िले 3 राज्यों में फैले हैं। देखो कैसे, पहला जैसे हमारे पास बात करें तो माही किस में है, माही किस में है, ये है केरल में। ठीक है। कराईकल किस में है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और यनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और बाकी पुदुचेरी तो एक है ना। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों की अवस्थिति आपने देख लिया, पेपर में आता है, याद रखना। कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, 3 ज़िले 3 राज्यों में अवस्थित हैं। माहे केरल में, कराईकल तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में। ठीक। निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो हमने अभी बताया कि जो रेडक्लिफ रेखा होती है किनके बीच में होती है, किसके बीच में मैक्सिमम लड़ाई होती है, भारत और पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, भारत चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा, ये डुरंड रेखा, भारत, है ना। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, मानक समय है वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो होता है हमारे पास
इलाहाबाद से। इलाहाबाद में कहाँ से? नैनी से। आप नैनी में चले जाओगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा मुस्कुराइए, मतलब मुस्कुराइए बोले तो ऐसे मुस्कुराइए कि आप इन भारतीय मानक समय रेखा पर खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे खड़े हैं, ठीक है ना। और एक बात और रखना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। ये बात आप याद रखना। अब बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसका PDF डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी को बूस्ट करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।